नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। भारत में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनावों से ठीक पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को ये सूचित किया था कि चाइना भारत में जो लोकसभा के चुनाव हैं, न सिर्फ उनको बल्कि यूएस में और साउथ कोरिया के चुनावों को भी एआई के ज़रिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप फेक किस तरह से चुनावी प्रक्रिया के लिए या फिर लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन गया है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पवन दुग्गल, जो कि जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और साइबर सुरक्षा कानून पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर पवन दुग्गल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। धन्यवाद। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि भारत में इस समय चुनाव चल रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किस तरह की चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, या जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो चिंता जताई थी, क्या उस पर हम कोई उसको काउंटर करने के लिए कुछ कर पाए हैं? स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा चुनाव है जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल अंदाज देख रहे हैं। और ये चुनाव 2024 का मोबाइल्स पर ज़्यादा लड़ा जाएगा और डीप फेक्स इस चुनाव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं। उसका उदाहरण देना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान में चुनाव हुए थे और उन चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि डीप फेक्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया उस चुनाव के आउटकम में। तो अब स्टेक होल्डर्स को पता लग गया है कि साहब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप चुनाव की प्रक्रिया में दखलंदाज कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जो वोटर्स हैं उनकी मानसिकता को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। और तीसरी बात, चुनावी प्रकरण की जो रिजल्ट्स हैं उन पर भी आप कहीं ना कहीं इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। और देखिए, आज की जनता जो है ना, उसकी मेमोरी बहुत छोटी है, तो वो जो अंततः देखती है वो इम्प्रेशन लेके जाती है जब वो वोटिंग पर जाती है, वोटिंग बूथ पर पोल करने के लिए। तो आज इस चुनाव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी और रह रही है डीप फेक्स को लेकर। क्यों? क्योंकि आज डीप फेक को बनाना एक बच्चों का खेल हो गया है। डीप फेक बहुत बार सुनते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं लगता डीप फेक है क्या। डीप फेक अगर एक आम आदमी की भाषा में मैं बताऊं तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जो आपको दिखता ज़रूर है, जो आपको सुनता ज़रूर है, लेकिन जो आपको दिखता है या जो आपको सुनता है वो हकीकत नहीं होती, लेकिन उसमें टैम्परिंग या ऑल्ट्रेशन की जाती है ताकि अल्टीमेटली जो हमारा व्यूअर है उसको जो देखेगा या सुनेगा तो संभावित तौर पर वो एक दूसरा इम्पैक्ट, एक दूसरा छवि लेकर जाएगा सब्जेक्ट की, ताकि कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट को नुकसान पहुंचा सके। उदाहरण के तौर पर हाल ही में आमिर खान जो एक्टर हैं उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है और शिकायत भी करी है, क्योंकि उनके नाम का एक डीप फेक चल रहा था। अब देखिए, 35 साल तक ये एक्टर काम कर रहे हैं, आज तक उन्होंने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं किया, और अब कोई डीप फेक आ गया जहां पर वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल विचारधाराएं रख रहे हैं, तो कहना है कि साहब मैं नहीं हूं, आप कृपया एक्शन लीजिए। दूसरा उदाहरण, रणवीर सिंह एक पॉपुलर अभिनेता हैं, उन्होंने भी देखा है कि उनका अपना डीप फेक बन गया है जहां पर वो बोल कुछ और रहे हैं, लेकिन कमेंट्री इस तरीके से की जा रही है ताकि एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जा सके। वहाँ पर भी केस दर्ज हो रहा है। तो अब इस तरह की घटनाएं घटित होंगी। अब इमेजिन करिए कि आपकी पोलिंग होने वाली है परसों और आज शाम या कल कुछ ऐसा डीप फेक आता है और आपकी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें फैला दिया जाता है ताकि आप जो मुख्य कैंडिडेट हैं, आपकी छवि है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित की जा सके। कहा कि साहब आप मॉरली करप्ट हैं या फाइनेंशियली करप्ट हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो लोग उम्मीद नहीं करते आप कर रहे हैं। और क्योंकि भारतवर्ष में अभी भी अगर आप कहें लिटरेसी या साक्षरता बहुत ज़्यादा लिटरेसी नहीं है अभी। जी हाँ, डिजिटल यूसेज तो शुरू हुआ, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो संभावित तौर पर बहुत से भारतवासी उस डीप फेक को शायद कहीं ना कहीं सच मान लेंगे। जब तक काउंटर किया जाएगा तब तक बहुत समय निकल जाएगा। वो वोटिंग कर चुके होंगे और वोटिंग की जो प्रकरण है उसमें दखलंदाजी हो चुकी होगी। तो इसलिए ये चुनाव में सबसे ज़्यादा समस्या ये हो रही है कि हम इस डीप फेक को रोकें कैसे, और इसी संदर्भ में केंद्रीय सरकार अब कुछ कदम उठा रही है। जी, एआई के धोखे से लोग कैसे बचें, वो कौन से तरीके हैं? देखिए, आज एआई के धोखे से बचना लगभग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चुनावों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आज चुनाव के संदर्भ में बात करें तो देखिए, एआई
आपकी हर आसपास होने वाली डिजिटल गतिविधि को इम्पैक्ट कर सकती है। तो आज के मौसम में आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको इंडिपेंडेंटली उस पर तब तक आप विश्वास ना करें, रिलाई ना करें, जब तक कि आप उसकी इंडिपेंडेंट पुष्टि ना कर सकें। जी। तो आपने देखा जी, आपके कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में नेता लड़ रहे हैं, उनका कोई भाषण आ गया, भाषण कुछ बहुत ज़्यादा ज्वलंत होगा या कुछ ऐसा होगा जो आप उम्मीद नहीं करते होंगे, तो आप कहेंगे साहब अरे ये तो कैंडिडेट कुछ और था लेकिन निकला तो कुछ और, तो चलिए हम इनको वोट ना दे के किसी और को वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इलेक्शन डिसीजन मेकिंग है उसमें दखलंदाजी करने का प्रयास करेगा। तो इस माहौल में जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, आप उस पर विश्वास ना करें जब तक कि उसकी इंडिपेंडेंट इंटरनेट पर जाकर, सर्च इंजन पर जाकर पुष्टि ना कर सकें। पहली बात। जी। दूसरी बात कि आज समझना होगा कि हर प्रकार के डिजिटल रिकॉर्ड में छेड़खानी की जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। जी। तो आपको इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको समझना होगा कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स, आप वोटर्स में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो आपके वोट में बदलाव चाहते हैं, आपके डिसीजन में कहीं ना कहीं हेरबदल चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर भी एआई का प्रबंध और उसका यूसेज बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। जी। क्या कुछ इस तरह के वीडियोस आए हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के या पॉलिटिकल लीडर्स के, और फिर क्या कार्रवाई हुई, ये अगर आप बता सकें? देखिए बहुत सारे केसेस आए हैं। अभी किसी भी नेता या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलना तो उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे केसेस आए हैं जो मैं डील कर रहा हूँ जहाँ पर डीप फेक्स उभर के आते हैं। खास तौर में देख रहा हूँ एक ट्रेंड आ रहा है। वो ट्रेंड ये है कि भारत के जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। ग्रामीण इलाकों में इस तरह के डीप फेक्स ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि जो यूज़र है वो अभी डीप फेक तक बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हो पाया है। तो जब केसेस आते हैं दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। कैंडिडेट्स की छवि खराब करने वाले जो मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट्स की छवि खराब की जाती है। दूसरे टाइम्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जाता है या उसकी जो सही अचीवमेंट है उसको नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है और अल्टीमेट कोशिश होती है कि लोग आपको वोट ना डालें। जी। तो इसलिए अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हुए हैं एक कैंडिडेट होने के नाते और आपके कोई डेडिकेटेड वोटर्स हैं, उस वोटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको छेड़खानी करने का प्रयास किया जाता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी अब थोड़ा सा मिक्स रिस्पॉन्स आता है। राजनेता कई बार कहते हैं चलो छोड़ दीजिए, क्या किया जाता है देख लेंगे, या लोग हमें समझते हैं और इससे हम पर असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पॉलिटिकल नेता जो होते हैं वो मिसकैलकुलेट कर लेते हैं। आज डीप फेक के द्वारा उत्पन्न किया गया वीडियो या ऑडियो आपके इलेक्टोरल रिजल्ट्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। दूसरा विकल्प अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज या नेता कहते हैं कि साहब रिपोर्ट करने से होगा क्या, प्रॉब्लम तो ये कानून तो है नहीं। वो काफ़ी हद तक सही कहते हैं क्योंकि आज की तारीख में भी भारतवर्ष में डीप फेक्स को लेकर कोई भी कानूनी प्रकरण, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है और उसका बुनियादी कारण है कि भारत के पास आज भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित कोई कानून मौजूद नहीं है। एकमात्र कानून है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, लेकिन ये 24 साल पुराना है। उस ज़माने में एआई उतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, तो लिहाजा वो पूरी तरीके से इन चुनौतियों को डील नहीं करता। हालांकि ब्रॉडली भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधानों को हम इन्वोक कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी हो गई फॉर चीटिंग या फॉर हार्मिंग रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन। बट बाय एंड लार्ज लोगों को लगता है कि साहब जब कानून ही नहीं है तो शिकायत करने का फ़ायदा क्या है, लेकिन मुझे लगता है वो भी थॉट प्रोसेस सही नहीं है। द मोमेंट किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टी को पता लगता है कि आपका ये डीप फेक बना है आपके कैंडिडेट के बारे में या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा। और केंद्रीय सरकार ने अब एक नया प्लेटफॉर्म दिया है cybercrime.gov.in, जहां पर आप इस तरह के केसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं और डीप फेक एक सेपरेट कैटेगरी दे दी गई है जिसके माध्यम से आप वहां पर भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। डीप फेक की रिपोर्टिंग आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे भी कर सकते हैं 1930, वहां पर भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं और एफआईआर दर्ज हो सकते हैं। केंद्रीय सरकार बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चाहती है कि साहब इस इलेक्शन प्रोसेस में जो डीप फेक्स हैं उनका दुरुपयोग ना हो, इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है MeitY, उसने 2 एडवाइजरी जारी की हैं मार्च 2024 के महीने में। पहली एडवाइजरी की तारीख है 1 मार्च 2024 और दूसरी एडवाइजरी की तारीख है 16 मार्च 2024। इन दोनों एडवाइजरीज में मुख्य तौर पर कहा गया है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं को प्रदान करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, तो आपका एज ए सर्विस प्रोवाइडर दायित्व होगा कि आप इंश्योर करेंगे
कि कोई प्रकार की बायस या डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इंश्योर करेंगे कि आपकी एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग इस तरीके से नहीं किया जाएगा कि भारत की जो चुनावी प्रकरण है उसकी इंटेग्रिटी पर किसी प्रकार की दखलंदाजी की जा सके। क्योंकि भारत देख चुका है कि इस तरह से दखलंदाजी हो रही है और राष्ट्रों में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताइवान में जैसे किया गया, ताइवान में किया गया, और बहुत सारे अगर आप देखिए तो चाइनीज हैकर्स आजकल इस नई मैंडेट में आ गए हैं कि साहब ऐसा है कि आप स्टॉर्म 1376 इनका जो एक ये है, थोड़ा सा ये बता दें इसके बारे में कि क्या है ये। जी देखिए, अलग अलग नामों से सिलसिले जाने जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अब चीन ने क्या किया है कि चीन ने अब एक बहुत बड़ी नई आर्मी को गठन किया है जो 24 घंटे काम करती है, और उसका उद्देश्य होता है इंटरनेट के माध्यम से दूसरे राष्ट्रों की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा में दखलंदाजी करने का प्रयास कर उस राष्ट्र के राष्ट्रीय इंटरेस्ट को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना। तो इसलिए इस तरह के ऑपरेशंस आते हैं। अब कुछ ऐसे डेडिकेटेड चाइनीज हैकर्स आ गए हैं, उन्होंने स्पेशलाइजेशन केवल डीफेक्स और इलेक्शन इंटरफेरेंस प्रोसेस में कर दिया है। वो कुछ और काम करते ही नहीं, क्योंकि उनको मैंडेट ही मिला है कि साहब आप इंश्योर करेंगे कि फला कंट्रीज में जो इलेक्शन प्रोसेस हो रहे हैं उसमें आप दखलंदाजी करिए, रिजल्ट को चेंज करने का प्रयास करें, ताकि कहीं ना कहीं उस राष्ट्र की राष्ट्रीय इंटरेस्ट को आप नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट कर सके। कुछ और हैकर्स हैं जो इलेक्शन प्रोसेस पर काम नहीं कर रहे, वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर काम कर रहे हैं। कुछ और हैकर्स हैं जो नेशनल सोवरेनिटी और साइबर सोवरेनिटी पे काम कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीकों के थ्रस्ट एरियाज आ गए। देखिए, स्पेशलाइजेशन का मौका है। तो जैसे जैसे समय गुजर रहा है, एआई के आने के साथ साथ एआई क्राइम्स में स्पेशलाइजेशंस और साइबर हैकर्स कर रहे हैं। जी, जैसे भारत और अमेरिका है, वहाँ विविधताओं से भरे हुए देश है ये, तो ऐसे में इलेक्शन के दौरान लोगों के भीतर डिफरेंसेस क्रिएट करना ये बड़ा आसान हो जाएगा एआई के जरिए। बहुत आसान। तो भारत में जो चुनावों में एआई को नाकाम करने के लिए सर्टेन जो है वो बताएं, क्या है ये? सर्टेन एक केंद्रीय सरकार की एजेंसी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में सेक्शन 70B में सर्टेन को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी नोडल एजेंसी करार दिया गया है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि भारत की जो साइबर सुरक्षा है वो प्रबल रूप से सुरक्षित हो सके, और जो कंप्यूटर इमरजेंसीज या थ्रेट्स भारत को नज़र आते हैं उसको वो जल्दी आइडेंटिफाई करे और तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करे। अब ये लगातार अपने एडवाइजरीज और नोटिफिकेशंस जारी करते रहते हैं तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर। मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से प्रोटेक्ट करना है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ एडवाइजरीज एआई को लेकर भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसका रोल जो है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है, और अब क्योंकि साइबर सुरक्षा में सेंध एआई के माध्यम से लगाई जा सकती है, तो इसलिए एआई से दुरुपयोग संबंधित जितनी भी कंप्यूटर इमरजेंसीज होने वाली हैं उसका भी कवरेज जो है उसकी जिम्मेवारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को दे दी गई है। और अपनी उनकी वेबसाइट पर जाइए तो हर दिन प्रत्येक दिन वो लगातार नोटिफिकेशंस एडवाइजरी जारी करते हैं कि नए प्रकार की चुनौती आई है, आप इनका ध्यान रखिए, इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ आ रखी हैं, उसको आप एड्रेस करने का प्रयास करिए। तो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भारत की साइबर सुरक्षा में, और अब इस तरह की चुनौती से डील करने के लिए भी अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाते समय मुझे लगता है कि आपको एक समुचित तौर पर होलिस्टिक अप्रोच लाने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जब तक भारत एक डेडिकेटेड कानून डीफेक्स को लेकर नहीं लेकर आएगा, तब तक हम पाएंगे कि न केवल चुनावी प्रकरण में बल्कि साधारण सामान्य जीवन भी प्रभावित इनका बहुत ज़बरदस्त दुरुपयोग होगा। लोगों की छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित की जाएगी, आपकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी, और आपकी सालों दशकों की मेहनत एक पल में डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान रेमेडीज़ हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत वो बहुत ज़्यादा कारगर रूप से इफेक्टिव नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुझे लगता है आपको सर्विस प्रोवाइडर्स को अब ज़्यादा नकेल कसनी पड़ेगी। आज सर्विस प्रोवाइडर ये नहीं कह सकते कि अकाउंटेबिलिटी उनकी तय करनी मेरी अकाउंटेबिलिटी है नहीं साहब, मेरे प्लेटफॉर्म पर जो हो रहा है मुझे क्या पता। ये बात तो आप कह ही नहीं सकते। आप आज एक कोई भी एआई टूल अप्लाई आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि आप इंश्योर करेंगे कि इस एआई टूल का दुरुपयोग डीप फेक पर्पसेस के लिए ना किया जा सके, लेजिटिमेट इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेरेंस करने के लिए ना किया इसके लिए कड़े से कड़े
सजा का प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, न केवल कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, साथ ही साथ उनकी जो स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी है वो भी छीन ली जानी चाहिए। भाई जब तक कानून आपको सख्त तरीके से नहीं बताएगा कि अगर आपने डीप फेक्स के रोकथाम में काम नहीं किया तो जो आपको अदर प्रोटेक्शंस कानून देता है वो हम आपसे विड्रॉ कर लेंगे। जब इस तरह का आप संदेश लेकर जाएंगे तो आप पाएंगे सर्विस प्रोवाइडर्स रिस्पॉन्ड करेंगे। जब तक उन्हें लगता है कि हम जुगाड़ कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं कानूनी प्रावधानों के साथ, उसकी इंटरप्रिटेशन के साथ, तब तक वो आपको कंप्लाई नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं दायित्व फिर सरकार पर आ जाएगा कि वो कितनी ज़बरदस्त पॉलिटिकल विल लेकर आती है इस तरह की चुनौतियों से डील करने के लिए। जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कितनी शिकायतें आई हैं अभी तक, कितनी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है, कितने वीडियोस जो हैं, या बहुत सारे हमने देखे ट्विटर अकाउंट्स थे बहुत सारे जो चल रहे थे जिस पे बहुत ऐसा जो कंटेंट आ रहा था जो कि काफ़ी आपत्तिजनक था, तो कुछ अगर ऐसा नंबर आप चुनावों के दौरान जो चीज़ें आई हैं। देखिए हमारे यहाँ समझना होगा कि देखिए हमारी जो इंडियन वेबसाइट्स को लगातार साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए प्रयास की जा रही है, और अब डीप फेक का इस्तेमाल भी साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए किया जा रहा है। तो अगर आप डीप फेक फिगर्स को देखना चाह रहे हैं तो इस तरह के साइंटिफिक फिगर्स अभी तक तो पब्लिक डोमेन में आए नहीं हैं। लेकिन आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन प्रोसेस में ही हम देख रहे हैं कि करीबन 700-800 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं जो डीप फेक्स में लोगों ने शिकायतें दर्ज करी हैं, अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वेंटिलेट की हैं। लेकिन क्योंकि हमारे कानूनी प्रकरण बहुत ज़्यादा सुरक्षित, बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से एग्जॉस्टिव नहीं है, इसलिए लोगों को रेमेडी नहीं मिल पाती। क्योंकि देखिए अगर डीप फेक होगा तो क्या करेंगे, आईटी एक्ट साइलेंट है, तो आप इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस पर जाएंगे, क्या करेंगे, धारा 468 भारतीय दंड संहिता में मुकदमा दर्ज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी का फॉर द पर्पसेस ऑफ चीटिंग। लेकिन उस मुकदमे को साबित करने में कई साल लग जाएंगे। तो अभी तक भारतवर्ष में कन्विक्शंस नहीं हुई हैं, इसलिए आंकड़े सामने नहीं आए हैं। बट मुझे लगता है एटलीस्ट अब लोग बात करने लग गए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एटलीस्ट बोलने लग गए हैं कि साहब अपने वोटर कम्युनिटी को कि आप जो देख रहे हैं उस पर विश्वास ना करिए, क्योंकि वो हमारे बरखिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, हाल ही में जो बिल गेट्स से बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, तो इस विषय पे भी चर्चा हुई थी जिसमें कि मोदी जी ने कहा था कि अगर डीप फेक या एआई का यूज़ करके कोई कंटेंट आता है तो फिर उस पर लिखना होगा, वाटरमार्क होना चाहिए। तो क्या ये लागू हो गया है या अभी इसको किस तरह से लें हम? भारत के परिवेश में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो थॉट लीडरशिप है वो विभिन्न तरीके से कहीं ना कहीं जो डिजिटल यूज़र्स हैं उनको एम्पावर करने की दिशा में अपना योगदान देती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद दुनिया के बहुत अर्ली पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने डीप फेक के दुरुपयोग की संभावनाओं के ऊपर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने खुद शिकायत करी है कि साहब मेरा अपना डीप फेक नज़र आता है जहाँ पर मैं गरबा कर रहा हूँ और मैंने ज़िंदगी में कभी गरबा किया नहीं है। ये गरबा वाली वीडियो तो चली इनोक्यूअस सी चीज़ है। अब इमेजिन करिए कि अगर आप प्रधानमंत्री या किसी पॉलिटिकल लीडर की स्पीच में ऐसे कुछ चीज़ें हेरबदल कर दें जो पूरे सामाजिक जो संतुलन है, ताना बाना है, उसको डिस्ट्रॉय करने की दिशा में किया जाए तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए लगातार अब भारतीय सरकार कह रही है कि इंटरमीडियरीज को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। फिलहाल स्ट्रैटेजी बन रही है कि अंडर सेक्शन 79 आईटी एक्ट के तहत इन इंटरमीडियरीज की ड्यू डिलिजेंस परिभाषित करने की जिम्मेवारी सरकार की है। तो सेक्शन 87 भारत की आईटी एक्ट के तहत अब केंद्रीय सरकार डायरेक्शंस लेकर आ रही है। ये जो दो एडवाइजरीज आई हैं 1 मार्च 2024 और 16 मार्च 2024 की, ये एडवाइजरीज भी अल्टीमेटली सेक्शन 87 के तहत ही इशू की गई हैं। अल्टीमेटली शायद चुनाव जब खत्म हो जाए तो हमें विश्लेषण करना पड़ेगा कि इस बार कितना नुकसान हुआ। संभावित तौर पर नुकसान तो होगा ही, लेकिन सभी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को समझना होगा कि क्योंकि ये दो एज की धारी तलवार है और कहीं ना कहीं इस पर अगर किसी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की तो वो नुकसान भी उठा रहा होगा, उनका होना पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी किसी को फेवर नहीं करेगी। ये तो एक रामपुरी या छुरी की तरह उम्मीदवारों को भी इससे बहुत जो है नेगेटिव इसका वो पड़ेगा या पड़ रहा होगा। भारत में मैं देख रहा हूं कि महिला जो कैंडिडेट्स हैं उनके विरुद्ध डीप फेक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पुरुषों के बरखिलाफ नहीं हो रहा, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिला कैंडिडेट्स को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि महिला टारगेट जब आप लीडर हैं या जब आप कैंडिडेट हैं तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी महिला हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप डीप फेक के माध्यम से आपकी महिला वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के मस्तिष्क में एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ दें
तो वो शायद कहीं ना कहीं आपको वोट नहीं करेंगी। तो इसको लेकर काफ़ी चुनौतियाँ आ रही हैं। तभी हम पाते हैं कि साहब फीमेल कैंडिडेट्स के डीप फेक वीडियोज़ आ रहे हैं कि वो एक कोई अनअप्रोप्रिएट पोजीशंस में बैठी हैं या कुछ और बोल रही हैं जो उन्होंने कभी नहीं बोला, या कुछ ऐसी घटना घटित कर रही हैं जो पब्लिक डोमेन में या पब्लिक पोजीशन में कहते हैं कि लोग नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर अब पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के सामने एक नई चुनौती आ गई। चुनाव तो है ही, चुनाव लड़ना भी है, उसकी चुनौतियाँ अलग हैं, लेकिन अब डीप फेक के साथ जो दुष्प्रभाव हो रहा है आप उसको काउंटर कैसे करेंगे। इसलिए आजकल अधिकांश से जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं वो डीप फेक के बारे में अब कहीं ना कहीं जिक्र अपनी पॉलिटिकल स्पीचेस में करने लग गए हैं। लोगों को फोरवॉर्न एडवांस वार्निंग करने लग गए हैं कि साहब इस तरह की चीज़ होने वाली है, तो अगर आप इस तरह की चीज़ मेरे बारे में देखिए तो कृपया विश्वास ना करिए, मुझसे आके क्लैरिफाई करिए। जी। तो अब वोटर्स को आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्योंकि अभी 2 ही चरण के चुनाव हुए हैं। जी मुझे लगता है वोटर्स को इस बात को समझना होगा कि चुनाव से 96 या 96 घंटे पहले अगर आप इन 96 घंटे में कुछ ऐसी गतिविधि देखते हैं अपने फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, जो आपके पॉलिटिकल कैंडिडेट के बारे में कुछ नई अनावश्यक या नेगेटिव जानकारी देती है, तो आप कृपया उस पर विश्वास ना करें। क्यों? आप उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कराएं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर्च इंजन्स पर जाइए और देखिए कि साहब पूछिए ये सही है या नहीं सही, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। लोग कहेंगे साहब ये सही है या नहीं सही। आपको एज अ वोटर समझना होगा कि लास्ट 72 आवर्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगे चुनाव से पहले, क्योंकि उस दौर में आप अल्टीमेट फाइनल डिसीजन लेंगे कि आपने किसको वोट करना है। उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी टेक्नोलॉजी को भी नहीं है। तो मुझे लगता है कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं और उसमें कुछ नेगेटिव आपके पॉलिटिकल कैंडिडेट के बारे में आता है, तो कृपया उस पर विश्वास ना करें। इंडिपेंडेंट अपनी ड्यू डिलिजेंस करें। समझ लीजिए कि इस चुनाव में और आज के आने के बाद अगले कई चुनावों में डीप फेक के माध्यम से आपका जो इंडिपेंडेंट निष्पक्ष निर्णय है अपना वोट करने का, उसको प्रभावित करने का संपूर्णतः प्रयास किया जाएगा। आप एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग रोक सकते हैं अगर आपको इस महत्वपूर्ण चीज़ का आभास हो सके। और दूसरी बात, आपने निर्णय लीजिए बेसिस ऑल पैरामीटर्स। ये नहीं कि पिछले लास्ट 3 दिनों में या लास्ट 2 दिनों में कुछ चीज़ आया और आपको लगा कि साहब ये तो चीज़ गलत है, मैं अपना वोट बदलता हूँ। वोट बदल लिए, वोट जहाँ भी डालना है डाल लीजिए, लेकिन वो वोट तभी डालिए जब आप इंडिपेंडेंट अपने रूप से सेटिस्फाई हो जाएं कि साहब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो सत्य है और ये लास्ट 2 दिन में नहीं आई है, 2 दिनों में नहीं आई है, लेकिन बहुत पहले से चल रही है। तो सावधानी बरतिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपका जो वोट करने का अधिकार है उसमें मेजर दखलंदाजी करेगी। कहीं ना कहीं आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसके इंजॉयमेंट में भी दखलंदाजी करने की क्षमता रखती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर पवन दुग्गल ने कही। और लोकतंत्र के इस पर्व को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के ज़रिए इंटरप्ट करने की कोशिश की जा रही है तो ये वाकई बहुत दुखद है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो है वो साइबर सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनेंगे, जैसा कि डॉक्टर दुग्गल ने कहा था कि अभी हमारे यहाँ पर इसका अभाव है। डॉक्टर दुग्गल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जो ऑडियंस है उनको सही जानकारी देने के लिए। शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।